हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएलबीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सीटीईटी की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीईटीज की, तो विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की, और हिंदी में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से भाई विदेशित जो शब्द है या फिर विदेशी शब्द जो है वो कौन सा है? आँख है, अक्षी है, स्कूल है या फिर घर है। देखिए जो भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो स्कूल दिया गया है ना, स्कूल चले हम, तो यही जो है वो आपका विदेशी शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जबकि आँख हो गया आपका, घर हो गया, अक्षी हो गया, ये सब क्या है? तद्भव है, तत्सम है। आँख हो गया, घर हो गया, ये क्या है? तद्भव है। ये दोनों आपके तद्भव है, आँख और घर। अक्षी जो है वो नयन को हम बोलते हैं भाई तत्सम है। ये 6 से ही हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है वो तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे विदेशी शब्द भाई कौन सा है? तो स्कूल, भाई स्कूल जो है आपका विदेशी शब्द है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें से भाई कौन सी ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल नहीं है? तो हिंदी तो हम सबको पता है शामिल है, नेपाली भी शामिल है। बात करते हैं राजस्थानी और गुजराती की, तो देखिए गुजराती भी शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं है? तो देखिए राजस्थानी जो है वो ना शामिल नहीं है। अब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें अगर अब हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं, जबकि अगर स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। और समय के साथ क्या है, इसमें संशोधन करते करते यहाँ पे जो है वो भाषाएं भी बढ़ती गई। तो अब ये करंट में कितनी है? 22 भाषाएं दी गई हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे नहीं दी गई थी भाई, तो वो थी आपकी राजस्थानी, जो कि इसे अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमारा है भाई कि इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क क्या होता है? देखो क्वेश्चन किस टाइप के आ जाते हैं। ध्वनि का फ़र्क होता है, सुरों का फ़र्क होता है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि से जो है वो चिन्हों के माध्यम से जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, जबकि जानवरों की भाषा को हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। या फिर उपरोक्त में से तीनों जो है वो सही दिया गया है। देखिए जो है ना, जितना भी चीज़ें बताई गई यहाँ पे सब सही है। देखिए कैसे इंसान की भाषा क्या होती है? मौखिक टाइप्स, मतलब मौखिक हो गया, लिखित हो गया, सांकेतिक, मतलब तीनों टाइप से यार, ओरल, रिटन या फिर इंडिकेट करके इशारों के थ्रू जो है वो हम तीनों टाइप से हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसको बोलने में और ध्वनि को सुर का प्रयोग में जो हम लोग करते हैं ना ये, और लेकिन देखिए जानवर जो होते हैं ना, वो इंसानों की तरह से किसी भी भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। और उसको कौन उनकी लिपि बनाने वाला है कि भाई जानवर इस भाषा में, जो वो बोलते हैं ना डॉगीज ये भाषा में बात करते हैं और मोर जो इस भाषा में बात करता है, तो कौन ये सब करने जा रहा है? नहीं, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ध्वनि का फ़र्क होता है भाई, सुरों का भी फ़र्क होता है, और इंसानों की भाषाओं को सांकेतिक ध्वनि के माध्यम से जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं एक बार, लेकिन जानवरों की भाषाओं को हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो भाई उपरोक्त में से तीनों सही है, जो डी ऑप्शन है ना यही आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो दिया गया है वो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं दिया गया है। सूरदास, वल्लभाचार्य, कबीरदास, राघवानंद, तुलसीदास, बाबा नरसिंहदास, नाभादास, अग्रदास। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राघवानंद की, तो ये जो है वो कबीरदास के गुरु नहीं थे। यहाँ पे जो ये राघवानंद दिया है ना, ये कबीरदास के गुरु नहीं थे। ये कबीरदास जो थे ना, इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, और सूरदास की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए सूरदास की अगर रचनाएं अगर मैं कहूँ तो फिर उसमें सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, भ्रमर गीत है, ये सारे तो फेमस है, आप सबको भी पता होंगे। और तुलसीदास की अगर रचनाओं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रामचरितमानस सबसे ज़्यादा फेमस है, विनय पत्रिका, फिर कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल, भैरव है, रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, वैराग संदीपनी है, और रामलला नच्चू है, और बहुत सारी ऐसे तुलसीदास जी की रचनाएं दी गई हैं। कबीरदास की रचनाओं की अगर हम बात कर लें तो भाई कबीरदास जी की रचनाएं बीजक सबसे फेमस है, साखी है, सबद है, रमैनी है, ये सब इसमें आ जाती हैं। नाभादास की रचनाओं की अगर मैं बात करें तो फिर नाभादास की रचनाओं में भक्तमाल है, अष्टयाम है, राम भक्ति संबंधी है, और जो स्फुट पद होते हैं ना वो इसमें दिए गए हैं नाभादास की रचनाओं में। यहाँ पे पूछा गया युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो कबीरदास, राघवानंद, यही गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कबीरदास थे ना, इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक, तो ये बिल्कुल भी गलत दिया गया है, तो यहाँ पे रामानंद लिखा होना चाहिए था। ठीक,
चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है। तो क्या नहीं है? बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। यहाँ पे देखिए बच्चों का जो व्यक्तिगत आकलन होता है ना, वो सामूहिक आकलन से और उसके जो स्व आकलन से, उसके जो बच्चे की भाषाई क्षमता है उसके आकलन के बीच जो है वो उचित तथा सही तरीका, यानी कि पेपर पेंसिल आकलन जो है ना, ये वाला, ये जो है वो सही तरीका नहीं है। बाकी टाइप से तो आप कर सकते हैं, बाकी टाइप से जो है भाषाई क्षमताओं का आकलन जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन कर लो भाई, बच्चे का सामूहिक आकलन कर लो, जब वो स्टूडेंट्स के साथ में एंगेज होकर गेम्स वगैरह खेल रहा है तब उसका कर लो। बच्चे के द्वारा स्व आकलन किया जाए वो भी सही है, लेकिन पेपर पेंसिल वाला आकलन जो है ना कई हद तक ठीक नहीं होता है। क्योंकि देखो होता क्या है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग देते हैं, है ना, अब उसमें होता क्या है, आपको सिर्फ 3 घंटे में जज कर लिया जाता है और उसके बेस पे आपको, मतलब बोलते हैं ना, उसके बेस पे आपको नौकरी मिल जाती है, उसके बेस पे आपको जज किया जाता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं। हो सकता है कि एक दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए तब, या हमारी तबीयत खराब होने के बाद फिर हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो पेपर पेंसिल वाला जो आकलन है ना, या फिर कहते हैं ना 3 घंटे में या 2 घंटे में किसी बच्चे को जज करना, बहुत ही गलत चीज़ है ये। उसका ओवरऑल जजमेंट होना चाहिए। इसीलिए प्राइमरी लेवल पे जो है ना उनको 60 मार्क और 40 मार्क बोलते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, है ना, तो ये दोनों जो असेसमेंट है आपके ये दिए होते हैं, इसीलिए दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है पेपर पेंसिल आकलन, ये जो है वो सही तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिद्धांतहीन होना किस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? थाली का बैगन, पक्षपात करने वाला, विभिन्न मतों को मानने वाला, उछल कूद करने वाला। देखिए सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं ना थाली का बैगन होना। अब यहाँ पे या फिर कह सकते हैं ना कि बिना पेंदी का लोटा होना, मतलब जिधर से घुमाओ उधर से घूम जाएंगे। ये जो मुहावरा है वो यूज़ किया जाता है। और बाकी सारे मुहावरे तो मतलब नॉर्मल दिए गए हैं, पर इसका मीनिंग ये नहीं है। सिद्धांतहीन होना मतलब थाली का बैगन होना, या फिर कह सकते हैं कि भाई बिना पेंदी का लोटा होना। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर यानी कि कौन सा है, कौन सा कारक है पर में? तो यहाँ पे जो है वो अधिकरण कारक है। ठीक है। अब संप्रदान कारक में क्या होता है? देखिए संप्रदान कारक चिन्हों का जो यूज़ होता है वो को होता है, इसमें आ जाता है, के लिए आ जाता है, ये इसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि हरि मोहन को रुपए देता है, तो हरि क्या कर रहा है? मोहन को रुपए दे रहा है, तो को आ गया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। अब अपादान में क्या होता है? देखिए अपादान में जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है ना, उससे किसी दूसरे वस्तु के पृथक होने का बोध हो जाता है। मतलब अपादान में कोई भी चीज़ किसी से अलग हो जाती है। जैसे वह जो है वो घर से बाहर आया, बिल्ली जो है वो पेड़ से कूदी, या फिर बंदर जो है वो छत से कूदा। तो कोई भी चीज़ में अलगाव होता है, यानी छत से कूद गया, मतलब कूद गया यानी कि वो छत उसने छोड़ दिया, कूद गया, अलग हो गया, तो वहाँ पे जो से वगैरह आता है ना, वो हो जाता है आपका अपादान। और कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी जो है वो को आता है, आप सबको पता ही है। यहाँ पे पूछा था कि पर, तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पर जो है वो अधिकरण कारक के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। देखिए लौह पुरुष में कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में उपमान और उपमेय, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे देखिए कमल नयन हो गया तो कमल के समान नयन हो गया, महापुरुष हो गया तो महान है जो पुरुष वो हो गया, फिर परमात्मा हो गया, परमानंद है तो परम है जो आनंद, फिर प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। तो लौह पुरुष यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्यों? विशेषण विशेष्य, पहले जो है वो विशेषण पद आता है। लौह मतलब क्या है? लोहे जैसा, है ना, तो ये क्या है? विशेषता बताई जा रही है, विशेषण हो गया। और किसके बारे में बताया जा रहा है? वो विशेष्य है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो वो जो बताया किसके बारे में जा रहा है? पुरुष के बारे में। कैसा है? लौह जैसा पुरुष, है ना। तो ये जो है आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द, यहाँ पे यानी कि 1 वर्ड देना है, कुछ वर्ड्स के लिए जो आपका आता है 1 वर्ड वो वाला है। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या है? तो कुंत है, कौंत है, कौंतेय है या फिर कंत है। देखिए कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द जो है वो हो जाएगा आपका कौंतेय, सी ऑप्शन। तो ऐसे शब्द जो कि भाई कहते हैं ना
अपत्यवाचक होते हैं, या फिर कह सकते हैं ना संतान बोधक। तो इसमें जो है वो प्रत्यय लगा के इनको बना दिया जाता है, मतलब कि उनके नाम के साथ में इनके साथ जो है वो प्रत्यय लास्ट में लगा देते हैं और जोड़ के बना देते हैं। आई होप आपको उपसर्ग और प्रत्यय पता होगा। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, यानी शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, ठीक है, शब्द के पीछे। अगर उपसर्ग और प्रत्यय की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे ही मैं बात करूँ, देखिए पृथा अगर कह दे कभी पृथा, जैसे पृथा है तो पृथा का अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा पार्थ, ठीक। राधा तो इसका क्या हो जाएगा राधेय। गंगा गांगेय, ऐसे होता है। तो कुंती कौंतेय, समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो एक शब्द है वो इस टाइप से बनता है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, महोत्सव का संधि विच्छेद है महो धन उत्सव, महाधनोत्सव, महीधन उत्सव, म प्लस उत्सव। देखिए यहाँ पे महोत्सव की अगर हम बात करें तो महाधन उत्सव जो है ना, यही आपका एकदम सही है। और ये कौन सा है, ये है आपका बी वाला। तो यहाँ पे जो है बी वाला आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी संधि कभी पूछ रहे तो ये जो आपकी गुण स्वर संधि है। और यहाँ पे अगर कैसे तो एक्सप्लेन कर देना, अ या के बाद ई और बड़ी ई, या फिर ऊ, या फिर बड़ा ऊ, या री आए तो दोनों के स्थान पे क्या आ जाता है, क्रमशः ए आ जाता है, ओ आ जाता है और अर आ जाता है ना। और यहाँ पे जो है वो यथा, तो जैसे कि बोलते हैं ना, देव प्लस ईश देवेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महेश का महाधन ईश, ऋषि का देव प्लस ऋषि का हो जाएगा देवर्षि, महर्षि का महाधन ऋषि, और महोदय का कहें तो महाधन उदय। तो ऐसे सारे ये जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं गुण संधि के। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है महा प्लस उत्सव, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। देखो भाई ये तो एकदम जेन्युइन सा क्वेश्चन है। संचारी भावों की संख्या जो है ना 33 है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए एग्जाम्स में मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पूछा है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो वो क्या कहलाता है, दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। देखिए चौपाई में ही होते हैं 4 चरण, और इन्हीं 4 चरणों में प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं, और इन्हीं 16 मात्राओं के अंत में जो है वो ना, यानी कि चारों जो चरण है ना, सारे चरणों के अंत में दीर्घ होता है, और दीर्घ के बाद ह्रस्व वर्ण नहीं आता है, और जो पद के अंतिम अक्षर होते हैं ना वो समान होते हैं। जैसे चौपाई क्या है, एक सममात्रक छंद है। और उदाहरण के लिए हम कहते हैं जैसे आपका बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चरुन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। ये जो पंक्तियां है ना, ये तो है तुलसीदास की, हम सबको पता है, और ये आपका बढ़िया सा एग्जाम्पल है चौपाई छंद के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर महु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। ये प्रस्तुत पंक्तियां भैया कौन सी अलंकार को प्रदर्शित कर रही हैं, रूपक को, अन्योक्ति को, विशेष्योक्ति को, अतिशयोक्ति को। देखिए ये जो पंक्तियां दी गई है ना, इसमें जो है वो पंक्तियों में भ्रमर और कली, इसका जो प्रसंग है ना वो अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम में राजा जयसिंह को सचेत किया जा रहा है, भाई नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काला, और अली कली ही सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। यहाँ पे जो है ना अन्योक्ति अलंकार है, ये रहा आपका अन्योक्ति। तो ये जो है यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। क्यों, यहाँ पे जो है वो ये अप्रस्तुत विधान के रूप में दिया गया है। यहाँ पे किसी को ये सचेत किया जा रहा है, ठीक है, किसी को इंडिकेट किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में। इसके रचनाकार पूछा है भाई, पंक्ति के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। देखिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में, इस पंक्ति के रचनाकार तो भाई जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। और ये जो पंक्तियां हैं ना, ये कामायनी महाकाव्य से उद्धृत है, या कह सकते हैं इन्हीं से ये ली गई है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन था ना, जयशंकर प्रसाद जी, इन्हीं के द्वारा ये रचित है।
चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है शोणित जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? चांदी, चंदन, रक्त और धरती। आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी ना दबा लीजिए। क्यों पता है? जैसे आपको फ़ोन कोई करता है तो नोटिफिकेशन आता है ना, कॉल करते तो घंटी बजती है ना, वैसे ही जब हमारा वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको भी घंटी बज जाएगी, यानी कि हमारा वीडियो आ गया है ऐसे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आंसर की। तो आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए शोणित इसका पर्यायवाची पूछा है ना, तो शोणित का पर्यायवाची क्या होता है? शोणित का पर्यायवाची होता है रक्त, ब्लड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर मैं बाकी सारे शब्दों की कह देंगे, जैसे रक्त का अगर और पर्यायवाची कभी कहे तो क्या हो जाएगा? लोहित है, लहू है, शोणित है, खून है, रुधिर है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। चंदन की अगर चलिए हम बात कर लेते हैं, चंदन के अगर पर्यायवाची की अगर कभी पूछ ले तो हो जाएगा मलय, हरिगंध, दारूसार, दिव्यगंध, ये सारे। चांदी का अगर पूछ ले तो चांदी का हो जाएगा रजत, रूपा, रौप्य, गात रूप, चंद्रहास इत्यादि। धरती की अगर बात करते हैं तो धरती में तो अवनी है, पृथ्वी है, भू, भूमि, अचला, धरणी, ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ पूछा था आपको शोणित का पर्यायवाची, तो शोणित का पर्यायवाची आपका रक्त है। और रक्त के लिए और भी पर्यायवाची हैं, तो कौन से हैं? वो है लोहित, लहू, शोणित, खून, रुधिर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।